गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में बेटा हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेक कर लिया था कि रेजिस्टर और रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे टेम्परेचर का कैसे इफेक्ट होता है। तो हमने दोनों में चेक किया था कि किसी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है और उसकी रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होती है। उससे रिलेटेड हमने दो न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लिए थे। आज हम पढ़ेंगे बेटा सिंपल सा टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर। आपने ये 10th क्लास में भी डिस्कस किया होगा, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, ये आपने 10th में डिस्कस कर लिया। तो आज हम पढ़ेंगे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन। फर्स्ट हमारा क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। देखो बहुत आसान सा टॉपिक है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, ऑफ रेजिस्टर्स। कॉम्बिनेशन के लिए मिनिमम 2 रेजिस्टर्स चाहिए बेटा। जैसे आपने कैपेसिटर में भी पढ़ा था, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर भी पढ़ा था सीरीज एंड पैरेलल, तो उसमें भी आपने 2 या 2 से ज्यादा कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर यूज करे थे। आज भी हम देखेंगे बेटा कि जब हम रेजिस्टर का कॉम्बिनेशन देखें तो हमारे पास कम से कम 2 रेजिस्टर होने चाहिए। तो हम 2 या 3 के लिए सॉल्व कर लेते हैं डेरिवेशन, और एक्चुअल में उसमें क्या करना होता है, जो हमारा सर्किट होता है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, करंट भी पता कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने 3 रेजिस्टर सपोज ले लिए, सपोज 3 register of resistance R1, R2 and R3 are connected by a battery of potential difference V in series combination, सपोज 3 रजिस्टर है आपके पास जिनके रेजिस्टेंस R1, R2, R3 है, are connected by a battery of potential difference V in series combination। ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस V की बैटरी से भी हम उनको कनेक्ट कर रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो देखो इसका सर्किट कैसा होगा बेटा, ध्यान से देखो। पहला जो रजिस्टर है सपोज उसका रेजिस्टेंस R1 है, रजिस्टर का सिंबल ऐसा होता है, ये रजिस्टर का सिंबल है। सेकंड जो रजिस्टर है उसका रेजिस्टेंस सपोज R2 है। थर्ड रजिस्टर जो है उसका रेजिस्टेंस सपोज R3 है। ये इस तरह से तीनों सीरीज में कनेक्ट, कैस्केड फॉर्म में बोलते हैं, एक के बाद एक इस तरह से कनेक्ट होते हैं, इनको कैस्केड फॉर्म में भी बोलते हैं। इन तीनों को हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है। इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बेटा? V। इस तरह से हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है, प्लस माइनस V पोटेंशियल डिफरेंस की बैटरी अपन ने इससे कनेक्ट करी हुई है। तीनों रजिस्टर सीरीज में कंबाइंड है। अब ये जो बैटरी है इससे करंट फ्लो होगी। सपोज बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से I करंट निकली, इससे करंट निकलेगी कैपिटल I, और कैपिटल I करंट इन तीनों रजिस्टर में फ्लो होगी इक्वल। इसमें भी I फ्लो होगी, इसमें भी I फ्लो होगी और इसमें भी I फ्लो होगी। देखो करंट डिवाइड नहीं हो रही कहीं, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होती है, करंट इक्वल होती है। तो जितनी करंट R1 में फ्लो हो रही है उतनी करंट R2 में फ्लो होगी, उतनी करंट R3 में फ्लो होगी बेटा। तो देखो ध्यान से, तीनों में पता चल गई करंट तो इक्वल है। अब मुझे इन तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखना है। R1 में पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा क्योंकि इसका रेजिस्टेंस अलग है। ओम्स लॉ क्या कहता है? V IR। तो करंट तो सेम है बट रेजिस्टेंस डिफरेंट है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तीनों अलग होंगे। सपोज R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सपोज V1 है, वो कितना कंसीडर कर लिया? V1। ऐसे ही मैं बोलूं कि सपोज R2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V2 है, और ऐसे ही मैं बोलूं R3 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V3। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अलग अलग होंगे और करंट सेम होगी। करंट तीनों में I फ्लो कर रही है और वापस I करंट बाहर निकल रही है तीनों रजिस्टर से। अब मैं ओम्स लॉ से पूछूं कि V1 कितना होगा, इसमें करंट I, रेजिस्टेंस R1 तो IR1, V2 की वैल्यू पूछूं तो IR2, V3 की वैल्यू पूछूं तो IR3। यूजिंग ओम्स लॉ अगर आपसे पूछा जाए V1 तो आप लिखोगे IR1, इक्वेशन नंबर 1। V1 IR1 जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। ऐसे में बात करूं V2 की तो V2 IR2,
करंट I रेजिस्टेंस R2 ओम्स लॉ का फॉर्मूला यूज किया एंड V3 इक्वल्स टू कितना होगा बेटा IR3 इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 तीनों इक्वेशन आपको अच्छे से क्लियर हो गई। अगर मैं V1 V2 V3 के टोटल की बात करूं तो वो अप्लाइड पोटेंशियल के इक्वल होगा। जो हमने बैटरी से अप्लाइड पोटेंशियल V लिया हुआ है वो V1 V2 V3 के इक्वल होगा बेटा। तो टोटल पोटेंशियल या टोटल पोटेंशियल की बात करें तो V इक्वल्स टू V1 V2 V3। फर्स्ट सेकंड थर्ड से आप वैल्यू पुट कर लो, V1 V2 V3 के वैल्यू पुट कर लो, देन V इक्वल्स टू IR1 IR2 IR3। अब क्या करोगे बेटा, इसमें से I कॉमन ले लोगे, इसमें से क्या कॉमन ले लोगे I। तो V इक्वल्स टू I आपने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा R1 R2 R3। इक्वेशन नंबर 4, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 मान लेंगे। ये मेरी इक्वेशन नंबर क्या हो गई 4। अब ध्यान से देखो, मुझे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए, सर्किट का क्या चाहिए, पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं इन तीनों को कंबाइन करके एक रेजिस्टर बना लूं तो मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट पूछूं आपसे, इक्विवेलेंट सर्किट, तो आप बनाओगे तीनों का R कंबाइन कर दिया, R इक्विवेलेंट, इसका रेजिस्टेंस हमने R इक्विवेलेंट बोला, इसको V वोल्ट की बैटरी से वही उसी से कनेक्ट किया, प्लस माइनस V पोटेंशियल डिफरेंस की बैटरी, इससे करंट I इसमें फ्लो हो रही थी। अब मैं पूछूं R इक्विवेलेंट का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V जितना अप्लाई किया है तो V की वैल्यू कितनी होगी बेटा IR इक्विवेलेंट। इक्वेशन नंबर 5। अब फोर्थ और फिफ्थ का कंपैरिजन करो, यूजिंग फोर्थ एंड फिफ्थ कंपैरिजन करोगे यूजिंग इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ। ध्यान से देखो, ये भी V के इक्वल, ये भी V के इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल तो राइट हैंड साइड भी इक्वल। आप लिखोगे IR इक्विवेलेंट इक्वल्स टू IR1 R2 R3। क्या I से I कैंसिल हो गया, देन R इक्विवेलेंट आपका आ गया R1 R2 R3। बेटा आपने तीन रेजिस्टर सीरीज में कनेक्ट किए थे और तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने चेक किया या हमने फाइंड आउट किया तो वैल्यू आई हमारे पास R1 R2 R3। R1 R2 R3 ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस आया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जिसको हम बोलेंगे। तो अगर हम सीरीज में बहुत सारे रेजिस्टर कनेक्ट करें तो सबका टोटल रेजिस्टेंस, जो सबका रेजिस्टेंस है, डिफरेंट रेजिस्टेंसेस हैं, वो सब क्या हो जाएंगे बेटा ऐड हो जाएंगे और नेट रेजिस्टेंस इस तरह से हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो हमने सीरीज कॉम्बिनेशन का एक कांसेप्ट देखा, बहुत इजी से था। अब इसमें देखो छोटे छोटे दो स्पेशल केसेस हम देख लेते हैं। स्पेशल केसेस में बोल रहा है कि सपोज n रेजिस्टर जिनके रेजिस्टेंस R1 R2 to Rn है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा वो भी हम लिख लेते हैं, जनरल है। देखो ध्यान से बेटा, अगर n रेजिस्टर्स जो है वो सीरीज में कनेक्ट हो, n रेजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज, तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। देखो ध्यान से, इफ स्पेशल केस मान लो तो फर्स्ट केस, if small n registers of resistances R1, R2, R3, up to Rn are connected in series combination, in series, then equivalent resistance कितना होगा सोचो, equivalent resistance बोलो, R equivalent equals to R1 R2 R3 अप टू कहां तक ऐड करोगे Rn, जितने होंगे वो सब ऐड हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये वाला सर्किट कहां काम में लेना है, ऐसे सर्किट जहां रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा चाहिए होता है वहां बहुत सारे रेजिस्टर आप सीरीज में कनेक्ट कर दो और वहां कनेक्ट कर दो। बहुत सारे रेजिस्टर आप सीरीज में कनेक्ट करके उस सर्किट के अंदर कनेक्ट कर दोगे तो उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। इस सिचुएशन में देखो सब ऐड हो रहे हैं, ऐड हो रहा है, इसका मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज करेगा। तो ये वाला सर्किट कहां काम में लेना है, ऐसे सर्किट जहां रेजिस्टेंस बहुत हाई रखने हो, अपने को बहुत ज्यादा हाई रेजिस्टेंस करने हो तो सबको सीरीज में कनेक्ट कर दो बेटा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आपको पता चल गया कि सीरीज कॉम्बिनेशन कहां काम में लेना है। सेकंड पॉइंट, अगर मैं बोलूं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करना उस सिचुएशन में जब R1 R2 R3 सारे रेजिस्टेंस n रेजिस्टेंस है सब इक्वल हैं
आर के, एन रजिस्टर है आपके पास और सबका रेजिस्टेंस सेम है, उस सिचुएशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो इसमें आप R1 R2 R3 अब तो Rn की जगह क्या पुट कर लोगे R, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R प्लस R अप टू कहां तक लिखना है इसको n टाइम्स, इसको कितना टाइम्स लिखना है बेटा n टाइम्स। तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा आपके पास, R कॉमन आ जाएगा, R कॉमन आएगा 1 प्लस अप टू n टाइम, 1 को n टाइम ऐड करेंगे स्मॉल n टाइम, 1 को n टाइम ऐड करेंगे तो कितना आएगा n, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू n इनटू R, n टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा रेजिस्टेंस जितने टाइम, जैसे 5 रेजिस्टर हैं आपके पास तो 5 R, 6 है तो 6 R, 10 है तो 10 R, इस तरह से हम टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये देखा बेटा आपने सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, इसमें कोई समस्या नहीं है, बहुत इजी सा कांसेप्ट है। सीरीज में डायरेक्ट ऐड करना होता है रेजिस्टेंस को, अगर कनेक्ट सर्किट में सीरीज में गिवन है तो सबको ऐड कर लो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाता है। अब देखो जो कई बार क्या करंट फाइंड आउट करनी होती है, जैसे आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया, करंट टोटल करंट फाइंड आउट करनी है तो I इक्वल्स टू V अपॉन R इक्विवेलेंट, इसी फॉर्मूले से हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ऐसे हम करंट भी पता कर लेते हैं, ठीक है, I पता है, R इक्विवेलेंट पता है, वोल्टेज निकालना है तो V इक्वल्स टू IR इक्विवेलेंट से पोटेंशियल ड्रॉप भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हमारा था पहला सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हम बात करें बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन की, वो भी आसान है, ठीक है, ये सब 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, हालांकि एग्जाम में अपने पूछता नहीं है 12th क्लास में इस लेवल का, इतना हल्का लेवल भी नहीं पूछता, इसका न्यूमेरिकल पूछ लेता है कई बार, इस साल में शायद कोई न्यूमेरिकल पूछा था रजिस्टर वाला, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का कोई न्यूमेरिकल पूछ लेता है, ठीक है। तो अच्छे से देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन, सेकंड हमारा है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। वही सपोज अपन 3 रजिस्टर ले लेते हैं, सपोज अपन 3 रजिस्टर कंसीडर कर लेते हैं, R1 R2 R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन with potential difference V, battery of potential difference V. Suppose there are 3 resistor of resistance is R1, R2 and R3 are connected by a battery of potential difference capital V in series combination, sorry in parallel combination, देखो पैरेलल में कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में जैसे मान लो R1 आपने यहां कनेक्ट किया हुआ है, R1 रजिस्टर यहां कनेक्ट किया है, तो दूसरा रजिस्टर इसके जस्ट नीचे इस तरह से R2, तीसरा आपने R3 कनेक्ट कर रखा है और ये तीनों पैरेलल में ऐसे होंगे, इस टाइप से आप कनेक्ट कर लो और इन तीनों को एक बैटरी और पोटेंशियल डिफरेंस V से भी कनेक्ट किया हुआ है। पोटेंशियल डिफरेंस V बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, इस बैटरी से I करंट इसमें आएगी, I करंट आके इस नोड पे डिवाइड होगी, देखो करंट डिवाइड होगी, इसका मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिफरेंट होगी, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। सपोज I करंट यहां पहुंची, इसमें गई I1, इसमें पहुंच गई I2 और इसमें कितनी हो गई I3। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो तीनों के अक्रॉस सेम होगा, इसके अक्रॉस भी V लेना है, इसके अक्रॉस भी बेटा V होगा और इसके अक्रॉस भी जो अप्लाई कर रखा है ना बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V होगा। अब ध्यान से देखो ओम्स लॉ फॉलो करना, ओम्स लॉ से देखो, यूजिंग ओम्स लॉ एक्चुअल में अब हम करंट फाइंड आउट कर लेते हैं, जैसे हमने इसमें I1 करंट कंसीडर करी, इसमें I2 और इसमें I3। ओम्स लॉ कहता है I = V/R, देन I1 = पोटेंशियल डिफरेंस V रेजिस्टेंस R1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, I2 = V/R2, इक्वेशन नंबर सेकंड, एंड I3 = V/R3,
इक्वेशन नंबर 3 ये हमने करंट फाइंड आउट कर लिया। फर्स्ट के लिए I1 V अपॉन R1, सेकंड के केस में I2 इक्वल्स टू V अपॉन R2, थर्ड के केस में I3 इक्वल्स टू V अपॉन R3। और अब अगर हम ध्यान से देखें तो नेट करंट कितनी होगी, I के इक्वल टोटल करंट की बात करें, टोटल करंट I जो है वो तीन पार्ट्स में डिवाइड है, I1 प्लस I2 प्लस I3। जितने रेजिस्टर पैरेलल में कंबाइन करेंगे उन सब में डिवाइड होगी, 3 होगी तो 3 में डिवाइड होगी, 4 होगी तो 4 में डिवाइड होगी, 2 है तो 2 में डिवाइड होगी। ठीक है, अब I1 I2 I3 की वैल्यू पुट कर लो इस इक्वेशन में, तो आपके पास I की वैल्यू आ गई, I इक्वल्स टू I1 V अपॉन R1 प्लस I2 की वैल्यू है V अपॉन R2 प्लस I3 की वैल्यू है V अपॉन R3। तीनों में से V कॉमन ले लो, यहां से V कॉमन आ जाएगा, देन I इक्वल्स टू V कॉमन ले लिया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इक्वेशन नंबर 4। ध्यान से देख बेटा, अगर मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट की बात करूं तो वैसा ही बनेगा जो पहले बनाया था, इक्विवेलेंट सर्किट तीनों रेजिस्टर का एक रेजिस्टेंस बना लिया जिसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट कंसीडर कर लिया, फिर वही V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया, प्लस माइनस V पोटेंशियल डिफरेंस, करंट इसमें I फ्लो हो रही है। अगर मैं यहां से I की वैल्यू पूछूं तो आप बोलोगे I इक्वल्स टू V अपॉन R इक्विवेलेंट, इक्वेशन नंबर 5। अब फोर्थ और फिफ्थ को कंपैरिजन कर लो, फोर्थ और फिफ्थ से कंपैरिजन कर लो यूजिंग इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ। देखो ये I इक्वल्स टू V अपॉन R इक्विवेलेंट और ये I इक्वल्स टू ये वाली वैल्यू, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगी, इक्वल पुट कर लो, V अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू V इनटू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V से V कैंसिल हो गया, आपका आंसर आया 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अगर नेक्स्ट भी होगा तो 1 अपॉन R4 प्लस 1 अपॉन R5। इस तरह से हम आगे लिखते जाएंगे, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आ गया फाइनली इक्वेशन नंबर 6। ये इक्वेशन नंबर 6 हमारे पास आ गई जिसने अपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं। देखो आप ध्यान से समझो, तो जब हमने कैपेसिटर में सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन किया था तो कैपेसिटर के सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसा फॉर्मूला था 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में था कैपेसिटर के C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3, मतलब उससे जस्ट ऑपोजिट है। रेजिस्टर और कैपेसिटर में कंपैरिजन करें उसका सीरीज इसके पैरेलल जैसा और उसका पैरेलल इसके सीरीज के जैसा, ठीक है ना, कांसेप्ट एक जैसा था। क्लियर हो गया आपको अच्छे से। अब देखो इसके कुछ पॉइंट, स्पेशल पॉइंट, उनमें ध्यान से देखो। अगर एन रेजिस्टर पैरेलल कंबाइंड है तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा वो बताओ। अगर एन रेजिस्टर जिनके रेजिस्टेंस R1 R2 R3 up to Rn है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा। फर्स्ट पॉइंट देखो इसमें, इफ n registers of resistances R1, R2, up to Rn are connected in parallel combination. In parallel, then equivalent resistance 1 upon R equivalent equals to formula होगा 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 up to 1 upon Rn। ये फॉर्मूला है, क्लियर है। मैं बोलूं इन सब के रेजिस्टेंस इसी केस में if R1 equals to R2 equals to R3 equals to Rn equals to R, सबकी वैल्यू सेम हो तो 1 upon R इक्विवेलेंट कितना आएगा, 1 upon R plus 1 upon R plus 1 upon R। कितने टाइम्स लिखोगे, n टाइम्स। सॉल्व करोगे, इन सबको ऐड करोगे तो n by R, 1 upon R इक्विवेलेंट n by R, तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया, R by n। इसका मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। देखो ध्यान से, उसमें इंक्रीज हुआ था, ऐड हुआ था डायरेक्ट। इस वाली सिचुएशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा, R by n। जैसे 5 रेजिस्टर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल रेजिस्टर के कनेक्टेड, तो आंसर आएगा R upon 5, R upon
5, इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज। तो ये वाले सर्किट कहां काम में लेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहां काम में लेंगे, ऐसे सर्किट जहां हमें रेजिस्टेंस को डिक्रीज करना हो। जैसे रेजिस्टेंस को हमें क्या करना हो बेटा, डिक्रीज करना हो। तो जब रेजिस्टेंस को डिक्रीज करना हो तब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर काम में लेते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर काम में ले लेते हैं। अब देखो ये दो स्पेशल केस तो आपको क्लियर हो ही गए होंगे। कई बार दो ही रेजिस्टर पैरेलली कंबाइंड होते हैं और उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ता है। तो उसमें देखो ध्यान से, अगर दो ही रेजिस्टर पैरेलली कंबाइंड है और उनका रेजिस्टेंस निकालना हो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो, तो आप फार्मूला तो यही करोगे 1/R1 + 1/R2, ये वाली वैल्यू भी लिखोगे। If two resistor, तीसरा पॉइंट देखो, if two resistor of resistance R1 and R2 are connected in parallel, then equivalent resistance 1/R equivalent equals to 1/R1 plus 1/R2, 1/R equivalent equals to R1 R2 एलसीएम ले लो, ऊपर क्या आ जाएगा R2 प्लस, रिवर्स कर लो, R equivalent कितना आ जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। 1/R equivalent equals to R1 1/R1 plus 1/R2, सॉल्व करने से ये मेरा फाइनल आंसर है। तो जब भी दो रेजिस्टर पैरेलली कंबाइंड हो, दोनों के रेजिस्टेंस ऊपर मल्टीप्लाई करो, नीचे ऐड करो, डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा। R1 R2 अपॉन R1 plus R2 फार्मूला ध्यान में रखो, R1 R2 अपॉन R1 plus R2, ये वाला फार्मूला आप दिमाग में रखो, ठीक है। इस तरह से हमने सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर डिस्कस कर लिया। अब हम इसके एक दो न्यूमेरिकल की बात करते हैं, ठीक है, जनरल न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीरीज पैरेलल सर्किट को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। जनरल क्वेश्चन देखो बहुत इजी जी है और आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टफ क्वेश्चन नहीं आते कभी, ठीक है ना। सर्किट आसान आएगा, इजी पूछा जाएगा। जैसे देखो जनरल एग्जाम मैं पूछूं कि मेरे पास इस टाइप का कोई सर्किट है, देखो बेटा 2 ohm, 2 ohm, 3 ohm, 1 ohm, 2 ohm, प्लस माइनस 10 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। इससे पास होने वाले टोटल करंट फाइंड आउट करनी है। जनरल क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन क्या है, एक सर्किट गिवन है जिसमें कुछ रेजिस्टर कनेक्ट है, इसको मैंने 10 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। कितने वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया हुआ, 10 वोल्ट की बैटरी है। ये 2 ओम का रेजिस्टर है, ये 2 ओम का है, ये 1 ओम, 3 ओम, 2 ओम, जो भी है, और ये बीच में से इस तरह से शॉर्ट है, ये बीच में इस तरह से शॉर्ट किया हुआ है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इसमें से टोटल करंट पास जो हो रही है I, वो मुझे फाइंड आउट करनी है। तो I फाइंड आउट करने के लिए पहले मुझे इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। मुझे क्या चाहिए, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जब भी आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सॉल्व करो तो बैटरी के ऑपोजिट साइड से देखो, यहां से स्टार्ट किया मैंने, यहां से स्टार्ट किया और ध्यान से देखा कि 1 ओम और 2 ओम पैरेलली कंबाइंड है, या मैं यहां से बोलूं I करंट आई इस वाले नोड पे डिवाइड हो गई, इसमें सपोज गई I1, इसमें सपोज आ गई I2। फिर देखो ये I1 जो करंट है ना वो यहां आके डिवाइड हो गई, I1 करंट यहां आके डिवाइड होनी चाहिए। तो ध्यान से देखो I1 करंट यहां पहुंची तो सारी की सारी करंट इससे पास हो गई, ये शॉर्ट हो गया पाथ आपका, ये सारा पाथ जो है वो शॉर्ट हो गया। इसका मतलब जब आप इसको पैरेलली यहां से शॉर्ट कर देते हो तो I2 भी 0 होगी। ध्यान से समझना, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये कंफ्यूज करने के लिए मैंने ये बीच में शॉर्ट किया है। अगर वायर पैरेलली शॉर्ट हो जाता है तो पैरेलली शॉर्ट होता है तो इसका मतलब उनके न तो इधर करंट जाएगी, इधर वाली करंट भी 0 होगी, सपोज I3 भी 0 है और ये I2 भी 0 होगी, इसमें भी नहीं जाएगी करंट। इसका रीजन सुनो, करंट हमेशा वो पाथ फॉलो करती है जहां से मिनिमम रेजिस्टेंस मिले। तो यहां से जो I करंट आई वो
कोशिश करेगी, बट यहाँ डिवाइड नहीं हुई, सारी की सारी करंट इस पाथ से इधर आ गई, मतलब इसमें से सारी करंट आ गई आई, इसमें गई ही नहीं, I1 जो है वो इसी में आ गई, I2 की वैल्यू 0 हो गई। इसका मतलब जो इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना वो क्या बना बेटा, प्लस माइनस 10 वोल्ट की बैटरी, और केवल आपका 2 ओम का रेजिस्टेंस जिससे करंट पास हो रही है, बाकी तो सब शॉर्ट हो गया। चेक करो, इसके शॉर्ट होने से सारा काम गड़बड़, न तो इसमें करंट गई दोनों में गई, न इसमें आई न इसमें। उसका रीजन है करंट हमेशा उस पाथ को फॉलो करती है जहां से मिनिमम रेजिस्टेंस मिले, तो करंट यहां आने के बाद डिवाइड होने की कोशिश करेगी, वो इसमें नहीं गई क्योंकि उसको यहां शॉर्ट पाथ मिल गया। शॉर्ट पाथ मिलते ही सारी करंट इसमें से पास हो गई। जब सारी करंट इसमें से पास हो गई तो इन रेजिस्टेंस का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा। इसका मतलब आपका सर्किट ये बना। अब आपसे आई पूछा है, बोलो सीधा ओम्स लॉ से, V अपॉन R इक्विवेलेंट 10 अपॉन 2 5 एम्पीयर आंसर। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए मैंने, या थोड़ा सा कुछ सिखाने के लिए, कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन कराया है कि करंट हमेशा उस पाथ को फॉलो करती है जहां से मिनिमम रेजिस्टेंस मिले। तो जो करंट इधर से आई वो इस नोड पे डिवाइड होनी चाहिए थी, बट डिवाइड नहीं हुई, उसको एक पाथ मिल गया जहां से सारी करंट वापस ग्राउंड हो गई। इधर से आगे सारी करंट ग्राउंड हो गई, इसमें नहीं गई ना आगे इधर गई। इसका मतलब आपके पास क्या बचा, इन सबको हटा दो, केवल ये सर्किट बचा, और इससे हम करंट फाइंड आउट कर लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं जनरल, बुक का ही है। 4 ओम, ये भी 4 ओम, यहां 1 ओम का रेजिस्टेंस, फिर कोई पैरेलल सर्किट 3 ओम, ये 6 ओम कनेक्ट, फिर इधर एक बैटरी कनेक्ट करेंगे 12 वोल्ट की, इसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी है बैटरी का 1 ओम, अभी पढ़ेंगे सेल, इसमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, फाइंड करंट इन ईच रजिस्टर एंड पोटेंशियल डिफरेंस। फाइंड करंट एंड potential difference from each resistor, ये क्वेश्चन आपके पास, ठीक है ना। एक सिंपल सा सर्किट बनाया हो गया है और उसमें आपसे ये पूछा है, कुछ रेजिस्टर कनेक्ट है, पैरेलल भी है, सीरीज भी है, और आपसे पूछा है इन सबसे करंट और उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। 2 3 4 5 6 रजिस्टर कनेक्ट है। तो सबसे पहले तो मुझे टोटल करंट फाइंड आउट करनी होगी कि इस 12 वोल्ट से टोटल करंट कितनी करनी है। उसके लिए मुझे R इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना होगा, इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट। देखो ध्यान से, 4 और 4 पैरेलल है, तो 4 और 4 का पैरेलल सॉल्व करेंगे, ये पैरेलल का सिंबल बनाएंगे। फिर उसके बाद ये 1 ओम इनके सीरीज में है, +1 सीरीज में डायरेक्ट ऐड होगा, फिर प्लस, फिर 3 और 6 पैरेलल है, 3 और 6 का पैरेलल सॉल्व करेंगे, फिर प्लस ये वाला जो 1 ओम है वो भी इसके साथ सीरीज में है, तो 1 ओम इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। R इक्विवेलेंट आया 4 4 का पैरेलल, 4 × 4/8। अभी मैंने फॉर्मूला सिखाया था R1 R2 / R1 + R2 +1 प्लस 3 6 का पैरेलल 3 × 6/9 +1। अब ध्यान से देखो, 4 इसको काट लो, ये कितना आ गया 2, ये 3 3 × 9, ये भी कितना आ गया 2, 2 + 1 + 2 + 1 कितना हो गया 6, 2 + 1 3 + 2 5 और 1 6। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 6 ओम। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया 6 ओम। अब आपसे पूछा जाए कि इस बैटरी से टोटल करंट कितनी फ्लो कर रही है, सपोज आई, तो मैंने I मान ली, I करंट इस नोड पे आई, इसमें सपोज गई I1, इसमें वापस I2, फिर यहां पे पहुंची तो I1 + I2 वापस I बन गई, तो इसमें कितनी गई I, फिर वापस इसमें डिवाइड हुई, इसमें सपोज मान ली I3 और इसमें मान ली I4, फिर इन दोनों का टोटल सम होके वापस क्या बन गई I, मतलब जितनी करंट बैटरी से निकली उतनी करंट वापस एंटर हो गई। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ I कितनी है टोटल करंट I, तो I = V/R इक्विवेलेंट, फॉर्मूला यही था, V आपका है 12 वोल्ट, R इक्विवेलेंट आपका 6 2 एंपियर, टोटल करंट आपके पास है 2 एंपियर। टोटल करंट कितनी है बेटा 2 एंपियर। अब देखो ध्यान से, मुझे I1 I2 फाइंड आउट करना सबसे पहले, इससे मुझे करंट पता चल गई 2 एंपियर फ्लो और ये रेजिस्टेंस 1 ओम है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सकता हूं, V/R 2 × 1, इसका काम तो हो गया। ध्यान से देखो, इसके लिए ये दोनों पैरेलल हैं,
और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, V सेम होता है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। और वैसे देखा जाए तो दोनों के रेजिस्टेंस इक्वल हैं, तो दोनों में सेम करंट जाएगी। हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, I इक्वल्स टू V बाई R। इफ V कांस्टेंट, अगर V कांस्टेंट हो तो I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। आप रेशियो वाले फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब सपोज मुझे I1 I2 फाइंड आउट करना है, तो मैं लिखूंगा I1 अपॉन I2 इक्वल्स टू R2 अपॉन R1। R2 अपॉन R1 कितना होगा, 4 अपॉन 4, 1:1। I1 I2 को 1:1 में डिवाइड करना है। टोटल करंट आपके पास 2 एम्पीयर है, तो कितनी आएगी, 1 1 आ जाएगी। रेशियो का कांसेप्ट आपको पता है, I1 इक्वल्स टू टोटल करंट 2 एम्पीयर, I1 का रेशियो 1 अपॉन टोटल रेशियो 2, कितना आ गया, 1 एम्पीयर। इसी तरह से I2 की वैल्यू भी कितनी आ गई, 1 एम्पीयर। I1 I2 आपने पता कर ली, I आपको 2 एम्पीयर पता थी। फिर इन दोनों के लिए सॉल्व करो। मुझे I3 I4 कैलकुलेट करना है, तो रेशियो क्या होगा, I3 अपॉन I4 का, इसी कांसेप्ट से I3 अपॉन I4 इक्वल्स टू R4 अपॉन R3। R4 आपका 6 है, R3 3 है, देन I3 अपॉन I4 आपका हो गया 6/3, 2:1, 2:1। अब मुझे I3 सॉल्व करना है, I3 का रेशियो 2 है, टोटल करंट 2 into 2 अपॉन 3, 4/3 एम्पीयर। I4 का रेशियो फाइंड आउट करना है, I4 की रेशियो है 1 into 2/3, सॉरी टोटल करंट 2, इसका रेशियो 1/3, 2/3 एम्पीयर। इन दोनों का टोटल करो, 4/3 प्लस 2/3, 6/3, 2 एम्पीयर, मतलब सही डिवाइड किया। इनसे भी करंट आ गया। फिर वापस टोटल करंट इसमें उतने ही 2 एम्पीयर। अब आपको इनके अक्रॉस पोटेंशियल निकालना है, 4 ओम से पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, तो V इक्वल्स टू IR। करंट कितनी, 1, रेजिस्टेंस कितना, 4, तो कितना आ जाएगा, 4 वोल्ट। कितना आ जाएगा पोटेंशियल ड्रॉप, 4 वोल्ट। क्या इससे भी 4 वोल्ट ही होगा, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो 4 को इन दोनों के अक्रॉस आ गया। यहां से फाइंड आउट करना है, यहां पे रेजिस्टेंस 1 ओम, करंट 2 एम्पीयर, तो पोटेंशियल कितना आया, 2 वोल्ट। इनके अक्रॉस आ गया 2 वोल्ट। इन दोनों में से भी कैलकुलेट कर लो। जैसे मैं 6 ओम से निकालूं, 6 ओम से करंट कितनी है, I4 की वैल्यू, I4 की वैल्यू है 2/3, तो यहां से पोटेंशियल आ गया 6 into 2/3, इसको काट लो, 3 2 जा मतलब 4 वोल्ट। यहां से भी 6 4 वोल्ट आया। कितना हुआ बेटा, 4 + 2 + 4, 8 और 2 10 वोल्ट तो ये हो गया, और 2 वोल्ट इसके क्रॉस हो गया। करंट 2 एम्पीयर, रेजिस्टेंस 1 ओम, तो 2 वोल्ट यहां पे ड्रॉप हो गया। टोटल कितना हो गया, 12 वोल्ट। 2 + 4 + 2 + 4, टोटल करो 12 वोल्ट। अप्लाई कितना था, 12 वोल्ट। इसका मतलब अपने जो पोटेंशियल ड्रॉप निकाला वो इक्वल आया, जितना अप्लाई किया था उतना ही ड्रॉप होगा, जितना ही अप्लाई किया था उतना ही हमारा ड्रॉप होना चाहिए। इस टाइप से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। जो भी हमसे पूछे हम सॉल्व कर लेते हैं, इक्विवेलेंट पूछे, करंट पूछे, पोटेंशियल ड्रॉप पूछे, कुछ भी हमसे पूछे हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बेटा। थैंक यू।